Good morning, everyone. You are welcome to Profound Learning. I am here with today's current affairs. So let's get started. तो आई एम वेरी मच सॉरी कि आज थोड़ा लेट हो गया जस्ट बिकॉज दैट आई वाज वेरी मच बिजी ड्यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। फिर भी आइए देखते हैं आज का क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर वन। जून टेंथ क्या दर्शाता है? देन तो जून टेंथ जो है अफ्रीकी अमेरिकों की गुलामी से मुक्ति को दर्शाता है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 19 जून को ही जो अफ्रीकी जो अश्वेत लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में भी अश्वेत लोग रहते हैं, ठीक है, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ करता था, बहुत शोषण हुआ करता था, अभी भी बल्कि शोषण होता है। जैसे कि अभी जॉन फ्रायड की अभी मार दिया, उनको जान से मार दिया, जो कि एक अश्वेत व्यक्ति था। तो डार्नीला को उसी को मार मार दिया गया था, एक अश्वेत व्यक्ति को। तो एक लड़की थी जिसका नाम था डार्नीला, जिसने वीडियो बनाया था। तो उसको उसने वीडियो के थ्रू पूरी दुनिया को बताया कि क्या अत्याचार हो रहा है अश्वेतों के साथ वहां पर। तो उसे मिला था पुलित्जर पुरस्कार, विशेष पुलित्जर पुरस्कार। तो ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था। अभी बात है कि जून टेंथ क्या है। 19 जून 1865 की बात है। उस दिन कुछ मतलब जो टेक्सास में जो थे एक अश्वेत लोग थे, उनको क्या किया गया था, मुक्त किया गया था। ठीक है, उनको गुलाम बना के रखा जाता था, उनको मुक्त किया गया था। तो इसी 19 जून को ही जून टेंथ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको स्वतंत्रता दिवस या मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। तो अंततः मैं इसको एक लाइन में सब क्लियर करना चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि जून 10 जो 19 जून को स्वतंत्रता दिवस या मुक्ति दिवस भी कहा जाता है, जो अमेरिका में गुलाम बनाए गए अफ्रीकी अमेरिकों की मुक्ति को दर्शाता है। हाल ही में अमेरिका ने 19 जून 1965 की वर्षगांठ की तारीख को मनाने के लिए इस दिन को अवकाश के रूप में घोषित किया। तो ये अभी न्यूज में क्यों है? ये तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमेरिका गवर्नमेंट ने, जो बाइडेन ने क्या किया कि इस दिन अवकाश घोषित किया है। तो पूरे अमेरिका में अवकाश होगा आज के दिन। तो क्या है, जब टेक्सास में दासता से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए केंद्रीय सेना ने जनरल गार्डनर ग्रेजर द्वारा एक सामान्य आदेश की घोषणा की गई थी। तो मतलब गुलाम मतलब कोई अश्वेत कोई गोरा, इसमें कोई भेद ना हो, सारे नियम सबके लिए एक होंगे, एक घोषणा की गई थी 19 जून 1965 को। तो इसको माना जाता है कि उनको अश्वेतों को मुक्त कर दिया गया था, इसलिए इस डे को मनाया जाता है एज अ स्वतंत्रता दिवस या मुक्ति दिवस के रूप में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पिछले का आंसर था अफ्रीका अमेरिकों गुलामी की मुक्ति। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है अपना भारत। क्या है, भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन किया जाता है। पूरी दुनिया की अगर बात किया जाए तो 25% केला अकेली भारत से ही आता है। अगर केले की बात हुई है तो ये जान लेते हैं कि केला कहाँ का केला है जिसे जीआई टैग मिला है। तो जलगांव केला, क्या नाम है, जलगांव केला, जो है कहाँ का, जलगांव का है, जो महाराष्ट्र में एक जगह है, उसे मिला है जीआई टैग। सो हम अगर कोई पूछेगा कि जलगांव केला को कहाँ कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है, तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र का। इसे 2016 में प्रमाणित किया गया था, जीआई टैग प्रमाणीकरण हुआ था इसका। और इसके बारे में आप जैसे अगर इंडिया में बात किया जाए तो मुख्य रूप से जो केला जो ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश हैं, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन किया जाता है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो इसमें 70% केला इन्हीं राज्यों से आता है। जबकि पूरे दुनिया में बात की जाए तो पूरे दुनिया के केले में भारत से ही 25% केला आता है। अगर अभी जीआई टैग की बात हुई तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों में हमने बिहार के कुछ जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की थी। बिहार में 4 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है, ग्लोबली आइडेंटिफिकेशन उनको मिला है। क्या वो कौन कौन से? जर्दालू आम, मगही पान, कतरनी चावल और शाही लीची। ठीक है, तो ये हो गया बिहार का। शाही लीची और जर्दालू आम को अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम भेजा गया था, ये अभी करंट में न्यूज था। तो इतना सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। केला के बारे में बता दिया, जो है शाही लीची, जर्दालू आम जिसे यूनाइटेड किंगडम भेजा गया था। बिहार के 4 हैं, जर्दालू आम, मगही पान, कतरनी चावल, शाही लीची, इनको जीआई टैग मिला है। और
जलगांव केला जो महाराष्ट्र का जिसे जीआई टैग मिला है, तो इतना कुछ हो गया आपका, रिवीजन हो गया स्टैटिक के तौर पर। लेट्स सी द, ये है भैया जलगांव बनाना, ठीक है, जलगांव जिसे जीआई टैग मिला। देखिए लेट्स सी, डीप ओशियन मिशन जो नोडल मंत्रालय, सॉरी, डीप ओशन मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है? द आंसर इज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्या कर रहा है? जो अभी डीप ओशन मिशन अभी चालू किया गया है रिसेंट में, तो आप ये जानना चाहेंगे डीप ओशन मिशन है क्या? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए और थर्मल ऊर्जा से के जो स्रोत हैं उनका पता लगाने के लिए, जो अपतटीय समुद्र स्टेशन है, जो मतलब तट पे जो राज्य हैं वहां पर कई राज्यों में समुद्री स्टेशन बनाए गए हैं, ऑफशोर मरीन स्टेशन बनाए गए हैं, उन पे वहां पर डीप ओशन मिशन को स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस मिशन को शुरू किया गया है उन जो मतलब समुद्र के किनारे किनारे वाले जो हैं राज्य। तो इसको किसने शुरू किया है? तो वही है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है। मंत्रालय आजकल पूछ रहा है, ठीक है, क्या है पूछना, इट्स बिकम नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि डीप ओशन मिशन में बहुत कुछ सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कौन सा मंत्रालय, जो आजकल लोग भूल जाते हैं। तो आज आप ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं कि 4 क्या है कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास में कौन सा बहुपक्षीय बैंक भारत का प्रमुख भागीदार बना है? तो एडीबी। एडीबी की एक बैंक है, इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जो अब क्या है, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत में बन रहा है उसकी सहायता करेगा, उसको फंड प्रोवाइड करेगा। अगर बैंक है तो पैसे ही देगा, कौन देगा? वो एडीबी देगा। तो अब देख लेते हैं कि ये क्या है, ईसीईसी बोलते हैं, ईसीईसी, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी भारत का नक्शे में देखते हैं। देखिए जो भी है समुद्र के तट पर, अभी भारत में जो भी व्यापार होता है ये होता है समुद्री मार्ग से होता है। मान लीजिए यहाँ पश्चिम बंगाल से कोई चीज यहाँ केरल भेजनी है तो समुद्री मार्ग से होता है, और थोड़ा सा समुद्र में जानते हैं कि इतनी स्पीड नहीं रहती है और फिर भी एक ही रास्ता है हमारे पास। लेकिन अब क्या बनाया जा रहा है, ईसीईसी बनाया जा रहा है। ईसीईसी के तहत होगा क्या, जो ईस्ट, इसका फुल फॉर्म पहले आप देखिए, फुल फॉर्म क्या है? ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो जो ईस्ट है मतलब पूरब का, जो कोस्ट है मतलब एक तटीय जो रास्ता है, तट के किनारे एक कॉरिडोर, एक रास्ता का निर्माण किया जा रहा है जिसके थ्रू क्या होगा, व्यापार होगा। एक अच्छी मतलब कॉरिडोर का मतलब एक अच्छे रास्ते को बनाया जाएगा जिससे बहुत तेजी से यहाँ से वहां का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो यही है ईसीईसी। ईसीईसी को कई भागों में बांटा गया है, इसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। अगर आपको अभी जल्दी होगी तो आप कहीं से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। इस बनाने में कौन सा बैंक आपकी सहायता मतलब भारत की सहायता कर रहा है? एडीबी कर रहा है। और ये जो एडीबी है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा अभी बनाने के लिए फंड अभी दे दिया है, नहीं वो कर लिया, आपने कुछ जगह के लिए मंजूरी प्रदान की है, जैसे तमिलनाडु से लेकर चेन्नई के मध्य, तमिलनाडु में सॉरी चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी औद्योगिक जो गलियारा है, सीकेईसी बोलते हैं, चेन्नई कन्याकुमारी आई से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये है, इसको बनाने के लिए पैसे प्रोवाइड किया, जो कि ये जो गलियारा है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये ईसीईसी का ही पार्ट है। ईसीईसी तो बड़ा हो गया एक प्रोजेक्ट, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, उसी का एक हिस्सा है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इतना हो गया इसके बारे में। अगर एडीबी की बात हुई है तो हम एडीबी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। इसका मिशन क्या है कि जो इधर एशिया और प्रशांत रीजन में जितने भी देश हैं उसमें विकास और सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है एडीबी का। किस तरह? पैसे देके, बैंक है तो पैसे देके सहायता प्रदान करेगा। इसका हेडक्वार्टर याद रखिए फिलीपींस में है, ठीक है, मनीला के पास में ही है, मैंडालुयोंग फिलीपींस। इसको 19 दिसंबर 1966 में फाउंड किया गया था, 1966 में, ठीक है, फाउंड किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। एडीबी के बारे में हो गया, ईसीईसी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
ADMM प्लस प्लेटफॉर्म में ए का क्या अर्थ है? तो ए का अर्थ है एशियान, ठीक है। एशियान, इसका पूरा नाम अगर देखें एडीएमएम प्लस का, तो ए से हो जाएगा एशियान, डी से डिफेंस, एम फॉर मिनिस्टर्स, एम फॉर मीटिंग। एडीएमएम अभी मीटिंग हुई है, एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस आयोजित किए गए थे। एक एक क्या है, मीटिंग का एक प्लेटफॉर्म है। अगर कोई पूछेगा कि एडीएमएम प्लस क्या है, तो आप बोलेंगे कि जो एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उनका प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या है कि एशियान के 10 राष्ट्र हैं और 8 एशियान के 10 राज्यों के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी मैं बताऊंगा। ये जानिए कि एशियान में 10 सदस्य हैं, 10 देश हैं, और उसके साथ साथ 8 और देश हैं। इस मीटिंग, ये जो प्लेटफॉर्म है एडीएमएम प्लस में, 8 संवाद साझेदार देश हैं। जैसे कौन कौन से हैं, आप उनको अभी बता दे रहा हूं। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया और रूस और अमेरिका भी शामिल हैं एशियान के साथ, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि इन सभी देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्र में शांति, स्थिरता, विकास सुनिश्चित करना है, एडीएमएम प्लस का, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे जो मीटिंग हुई है, तो ये जो 10 प्लस 8 कंट्री का मेल है। मैं स्टडी पोर्शन में उनका 8 का नाम और एशियान का भी नाम दे दूंगा, आप वहां पा जाएंगे। एशियान की अगर बात हुई है तो 1967 में आप देखे होंगे कि एडीबी के बारे में अभी मैंने बताया था और दूसरा एशियान के बारे में बताया हूं। तो एडीबी के लिए बोला था 1966 में हुई थी, एडीबी से थोड़ा बढ़ गया, एशियान हो गया। एशियान का स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। इसका जो सचिवालय है, जो सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और इसके जो मेंबर्स हैं, मैंने बताया था कि 10 मेंबर हैं। इनको किसी ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा, अभी मैं ट्रिक नहीं बता सकता, इस करंट अफेयर लेक्चर तो उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। लेट्स सी, इसके 10 के नाम मैं बता दे रहा हूँ। मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई बोलते हैं, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। दीज आर द 10 कंट्रीज ऑफ एशियान, ठीक है। तो एशियान की है क्या एक्चुअल में? एशियान को उसका पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है एक्चुअल में। एशियान को एशिया प्रशांत में उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। एशियान का आदर्श वाक्य क्या है? ये पूछता है इसका मोटो क्या है, तो इसको याद रखिएगा, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है। इसका ये, जैसे वन विजन मतलब एक लक्ष्य, एक वन आइडेंटिटी मतलब एक पहचान, और वन कम्युनिटी का मतलब एक समुदाय। ये 8 अगस्त को मनाया जाता है, एशियान दिवस मनाया जाता है। सो दिस इज हो गया क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद किस राज्य में विकसित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है, ठीक है। और गुजरात के बारे में सीएम है भैया विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क वहां पर इंपॉर्टेंट है, जो कि एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं पर लोथल है, जो कि इंडिया का प्रथम पोर्ट है। अगर हिस्ट्री से रिलेट करें तो प्रथम एक बंदरगाह हुआ करता था। वहीं पे धौलावीरा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। गुजरात जो है भारत में सबसे बड़ी, अगर भारत की अगर एक बात करें तो सबसे लंबी जो समुद्र के साथ बाउंड्री साझा करने वाला गुजरात एक राज्य है। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और करंट में अभी जो न्यूज में रहा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई जो होता है विदेशी क्या है, तो जो जितने विदेशी निवेश कितना किस राज्य में सबसे ज्यादा हुए हैं, तो यहाँ पर गुजरात में हुए हैं। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टर कंट्री कौन रही है? भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई लाने वाली कंट्री कौन रही है? तो सिंगापुर रही है। तो ये हो गया आपका गुजरात से रिलेटेड हो गया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय जो है के लिए भारत का प्रमुख संस्थान कौन सा है? देखिए, ब्रिक्स जो देश के मतलब बी फॉर ब्राजील एक संगठन है, जैसे जानते हैं रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके लिए एक ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय है।
कि एक संगठन कई विश्वविद्यालयों को बनाया गया, इसमें भारत की ओर से कौन सा संस्थान चुना गया है? देन द आईआईटी बॉम्बे को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय में जो आईआईटी बॉम्बे भारत की ओर से जुड़ा रहेगा। तो ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय है क्या? ये है ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय, ब्रिक्स के जो 5 सदस्य देश हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है, जो कौन कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, साउथ अफ्रीका। इनके जो इन देशों में अलग अलग अच्छे अच्छे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनको जोड़ के एक संगठन बनाया गया है। इसकी स्थापना का उद्देश्य जो है सामान्य रूप से विशेषकर अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग में वृद्धि करना है। तो इसके बारे में इतना जानिए कि भारत की ओर से आईआईटी बॉम्बे है जो ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का पार्ट बनेगा। अगर ब्रिक्स की बात हुई तो इसको 2006 में इसको फाउंड किया गया था। कब किया गया था? 2006 में ब्रिक्स की। और ब्रिक्स की पहली मीटिंग जो हुई थी, समिट जो हुई थी, सॉरी, समिट हुई थी 2009 में। ठीक है। और ब्रिक्स की ही एक सब्सिडरी, एक बैंक बनाया गया है जिसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जो क्या करता है ब्रिक्स मेंबर को, जैसे एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में उसकी स्थापना हुई थी, अभी मैंने बताया था। एशियान की 1967 में हुई थी। और जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मैं 9 में बताया था अभी, पहली मीटिंग हुई 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ब्रिक्स से हो गया। इसका जो फाउंडर थे चाइना, ब्राजील और रसिया थे, बाद में अन्य देश जुड़ते गए। पहले हुआ करता था BRIC, जो ब्रिक बोला जाता था, लेकिन 2010 में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका भी आके जुड़ गया, तो ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है। अगर एनडीबी की बात हुई है तो एनडीबी की भी स्थापना कब हुई थी ये भी देख लीजिए। 2014 में क्या हुआ था कि 2014 में भारत ने ही प्रस्ताव रखा था कि एक नेशनल डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए जो कि हम ब्रिक्स के जितने मेंबर हैं उनको सहायता प्रदान करेगा। तो 15 जुलाई 2014 को ये प्रस्तावना रखी गई थी। तो एनडीबी की स्थापना 2014 में हुई थी, प्रस्ताव किया था भारत ने। इसके प्रेसिडेंट इस समय है मार्कोस पेड्रो तोरोजियो। ठीक है। तो इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही डेटा लेक किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है? देन द एनएचआई। एनएचआई क्या है? एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचआई है। तो डेटा लेक एक जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, बस इतना आप याद रखिए कि एनएचएआई का है। ठीक है। लेट्स सी, सब में स्टैटिक बताने में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, सो मैं स्टैटिक नहीं बता रहा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि AY.1 क्या है, जो हाल ही में खबरों में रहा है। तो भैया ये है कोरोना वायरस का संस्करण है भैया। अब अलग अलग म्यूटेशन से अलग अलग कोरोना के वो आ रहे हैं, वेरिएंट आ रहे हैं। तो उसमें से एक नया वेरिएंट आया जिसका नाम है AY.1, याद रखिए इसको, कोरोना का वेरिएंट है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा भारतीय राज्य एल्डर लाइन नामक परियोजना को लागू कर रहा है? देन अपना उत्तर प्रदेश कर रहा है एल्डर लाइन, एल्डर लाइन। अच्छा, तो एल्डर लाइन परियोजना में है क्या है? क्या है एल्डर? जो नहीं, एल्डर बोलते हैं, एल्डर अपने बड़े को। तो जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए है परियोजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एल्डर लाइन योजना लागू की है अभी, जो जिसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को भावनात्मक स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी सहायता प्रदान करना है। इस संबंध में राज्य द्वारा एक समर्पित हेल्पलाइन बनाई गई है भैया। उसका नंबर क्या है? इसमें फोन करिए 14567 एंड 1। ठीक है, बनाई गई है। अगर कोई को स्वास्थ्य समस्या है, जैसे कि हमारे समाज में बूढ़े लोगों के साथ बहुत बेकदरी होती है, वो बड़ा उन्हें यूजलेस समझा जाता है, मैं अपनी आंखों से अगल बगल देखता हूँ, तो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। बट वी शुड अंडरस्टैंड कि आज हमारे अस्तित्व का कारण वही है। वी शुड नेवर फॉरगेट दैट कि हमारी ओरिजिन ही जहाँ से है, हम उनको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंततः कुछ होने वाला नहीं है, एक दिन आपका भी वैसा आएगा एंड आप भी मरोगे। ठीक है, जस्ट डोंट फॉरगेट इट, देन यू विल वैल्यू देम। उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी वैल्यू दीजिए। उनका भी जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका जीवन है। ठीक है, जीवन सबका बराबर है। सो आई विल से कि इसको याद रखिए, अंततः अभी आपका जीवन उसी में है कि आपको सिलेक्शन मिले और आपकी नौकरी मिल जाए। सो गाइस, दिस इज ऑल रिलेटेड टू टुडेज करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर
precious time. I'm very much sorry I was not able to give the complete this current affair on time, just because of some important work. And I will say, if you like this video, you can like, subscribe, and if you want to join my Telegram channel, you can join there. Thank you very much. Have a good day. Keep learning, keep growing.